हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू द्रोणाचार्य आईएएस। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हिंदू के कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आज की हमारी पहली न्यूज़ है दैट इज वे टू इम्पॉर्टेंट। आरबीआई ने 57 मंथ्स के बाद पहली बार अपने रेपो रेट को डिक्रीज किया है, उसे कम किया है। ठीक है, हालांकि जो पॉइंट ग्रोथ है दैट इज जो डिक्रीज है दैट इज ओनली नियरली 0.25%, बट बहुत टाइम से जो हमारा रेपो रेट है दैट वाज फिक्स्ड एट 6.5% और अब इसको 0.25% बेसिस पॉइंट से कम किया गया है। रीजन ये है कि आपकी जो डिमांड है इकोनॉमी के अंदर वो जनरेट करना चाहती है आप आरबीआई जो है, ठीक है, और उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए आपकी पहली बार ये ऑप्शन दिया जा रहा है बैंक्स को कि वो ज्यादा से ज्यादा जो है मनी लैंड आउट करें। देखिए, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के साथ रिलेट करके अगर आप इसको पढ़ेंगे, आरबीआई की फंक्शनिंग में मॉनेटरी पॉलिसी जब आप पढ़ते हैं तब आपको क्लियर होता है कि रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट का इकोनॉमी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसकी मदद से जब भी आप रेपो रेट को कम करने की बात करते हैं, मतलब आप मार्केट में मनी को इन्फ्लक्स करना चाह रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो। ठीक है, जिसकी वजह से डिमांड जनरेट होगी और आपकी जो इकोनॉमी है वो बूस्ट करेगी। तो देखिए, ये बहुत बड़ा स्टेप हुआ है। रीजन बीइंग क्योंकि काफी कुछ ऐसा है जो टर्मोइल में चल रहा है फाइनेंशियल लेवल पर, इन दी ग्लोबल पॉलिटिक्स ऑल्सो। ठीक है, चाहे वो इंडियन रुपी का डिप्रिशिएट करना हो, ट्रेड वॉर का ऑनसेट होना हो, तो बीइंग इन टाइम रहते ही मॉनेटरी पॉलिसी हमारी जो कमेटी है उन्होंने ये फैसला ले लिया है कि अब जरूरत है कि पहले से ही मार्केट के अंदर पैसा इन्फ्यूज कर दिया जाए। मोर ओवर, जो इस बार की फिस्कल पॉलिसी आई है, जो बजट आया है, वो भी इसी तरफ फेवर कर रहा है कि डिमांड जो है आपकी मनी जो है वो सर्कुलेट ज्यादा से ज्यादा हो। उसी तरीके से मिडिल क्लास को फेवर कर रहा है ये स्टेप भी। ठीक है, तो ये आपको एक बार देख लेना है। और अपनी जो ग्रोथ के एस्टिमेट्स हैं इनके, दैट इज दे हैव अ रियल जीडीपी ग्रोथ ऑफ 6.7%, एस्टिमेटेड जो है वो 6.4% है। देखिए, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के साथ रिलेट करके आपको इस आर्टिकल को आज समझना है, वहीं से आप इसको समझ पाएंगे। ठीक है, वही आपको जो है इजीली आप इसको कैप्चर कर पाएंगे, क्योंकि यूपीएससी जब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो नेचुरली वो क्वेश्चन इस तरीके से होगा कि क्या इंपैक्ट पड़ता है रेपो रेट का कम होने में या रिवर्स रेपो रेट का ज्यादा होने में, कम होने में, क्या चीजें हैं जो इंटरलिंक्ड है। ठीक है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आप यहाँ से बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्रीलिम्स में। तो इस चीज के लिए रेडी रहिएगा एंड आप उसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। उसके बाद एक बड़ी ही सुंदर सी पिक्चर आई है, मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व। अगेन आपको पता होना चाहिए स्टेट कौन सी है जी, तमिलनाडु, नीलगिरी के अंदर है। ठीक है, नीलगिरी हिल्स के अंदर है ये, एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व भी है हमारा, वन ऑफ दी 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स में से एक है नीलगिरी, और ये पहला ऐसा था जो मैप प्रोग्राम के अंडर भी था। ठीक है, तो आप इंटरकनेक्टेड करके रखिए। मुड्डुमलाई जो है वो टाइगर रिजर्व भी है, नेशनल पार्क भी है, बांदीपुर नेशनल पार्क भी है यहाँ पर। तो आपको पता होना चाहिए आसपास में कि क्या क्या चीजें हैं, कौन सी स्टेट से रिलेटेड है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है, अगेन इन द लीग, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर सैंक्शंस लगा दिए हैं, एंड इस बार जो रडार पर है दैट इज योर आईसीसी। तो एक बार इसको देख लेते हैं। देखिए, इसके पीछे जो रीजन बताया गया है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि उनके बेस्ट फ्रेंड या वन ऑफ द क्लोज अलाइज दैट इज इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, जिनके ऊपर वारंट निकाला था आईसीसी ने, ठीक है, बिकॉज उनको क्रिमिनल बताया गया था, या आप कह सकते हैं गिल्टी पाया गया था कि वो जिनोसाइड करा रहे हैं गाजा के अंदर जो पैलेस्टीनियंस के साथ हो रहा है। उस चीज के चलते आईसीसी है क्या, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर एक कोर्ट जो आपकी यूएन के द्वारा सपोर्ट की जाती है ना। और ये जो इसकी स्टैब्लिशमेंट है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखिए, ये आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2002 के अंदर ये बॉडी आपकी बनी थी, और ये डेराइव करती है अपनी पावर रोम स्टेट्यूट से। रोम स्टेट्यूट से आपकी ये जो बॉडी है वो पावर लेती है, 2002 के अंदर एस्टैब्लिश हुई थी। वॉर, क्रिमिनल्स और आपके जिनोसाइड्स, इन चीजों से रिलेटेड जो है आर्टिकल्स को उनके साथ ये डील करती है। स्टेट के ऊपर एक्शंस नहीं लेती है, इंडिविजुअल बेस्ड एक्शन लेती है। ठीक है, और ये आपकी यूनाइटेड नेशंस के द्वारा बैक की गई एजेंसी है। इंटरनेशनल लेवल पर एक ऐसी कोर्ट है जो जहां इन्हें लगता है, बेसिकली ये वारंट उसी के खिलाफ कर सकती हैं जो उसके मेंबर पार्टी हो। कमाल की बात यह है कि यूएसए और इजराइल दोनों ही मेंबर नहीं है ना, इंडिया भी नहीं है इसका पार्ट।
हमने भी रोम स्टैट्यूट को साइन नहीं किया है, हम भी इसके मेंबर नहीं हैं, बट यस ये इंटरनेशनल लेवल पर इकलौता ट्रिब्यूनल है जो क्राइम ओरिएंटेड अपनी जजमेंट्स पास करता है, जो देता है, ठीक है। और अब उसको सैंक्शंस में डाल दिया है। देखिए सैंक्शंस की डिटेल अगर आप देखेंगे तो ही ऑर्डर्ड एसेट फ्रीजेस, ट्रैवल बैन कर दिया गया है, ठीक है, अगेंस्ट आईसीसी के ऑफिशियल एम्प्लॉयज, उनके फैमिली मेंबर्स, सबके एसेट को फ्रीज करने की बात की गई है, और उनके जो आपकी ट्रैवलिंग वगैरह है उसको बैन कर दिया गया है। एंड येस ऑफ कोर्स इसके रिटेलिएशन में जो चीजें आई हैं वो नेचुरली यही होंगी कि ये गलत है, ठीक है। यहाँ पर भी यही न्यूज़ है, आप इसको जो वर्ल्ड पेज पर भी हम आज इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, वहां पर भी यही चीज है, इलिजिमेट और बेसलेस एक्शंस बताए गए हैं, ठीक है, आईसीसी के द्वारा। और उन्होंने कहा है कि यू आर इनहिबिटिंग द ग्रोथ या जस्टिस जो प्रोवाइड किया जा रहा है मिलियंस ऑफ पीपल को, आप उस प्रोसेस को हॉल्ट कर रहे हैं, आप उस प्रोसेस को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो हर दिन कुछ ना कुछ वर्ल्ड लेवल पर ऐसा हो रहा है, चाहे वो किसी भी इशू से रिलेटेड हो। देखिए वर्ल्ड पेज पर भी जब हम आप जाएंगे आज तो वहां पर आपको एक और कमाल की न्यूज़ मिलने वाली है पनामा कैनाल से रिलेटेड, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद बहुत कुछ है जो न्यूज़ में चल रहा है डे टू डे बेसिस पर, और हम डेली डिस्कस भी कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा सा नेशनल न्यूज़ को कवर करते हैं पहले, फिर उसके बाद इंटरनेशनल को देखेंगे, राइट। आज की हमारी जो नेक्स्ट न्यूज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज फ्रॉम हियर, वी हैव पीएम मोदी जो हैं वो फ्रांस जा रहे हैं, फ्रांस की विजिट है नेक्स्ट वीक में, 3 दिन के लिए जा रहे हैं। और ये जो आर्टिकल है ये आपको बता रहा है कि इंडिया और फ्रांस किन एस्पेक्ट्स के ऊपर बातचीत करने वाले हैं, क्या हमारा टोटल सिनेरियो है, किस तरीके की रिलेशंस है। देखिए ये वही देश है जिसके साथ मिलकर हमने आईएसए बनाया था, दैट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो रिन्यूएबल एनर्जी की लीग के अंदर जो सबसे एक इंटरनेशनल लेवल पर पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल लेवल पर जिसके हेडक्वार्टर्स भारत में है, वो हेडक्वार्टर कहाँ है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है, कि आईएसए के हेडक्वार्टर कहाँ है। लेकिन फ्रांस ही वो देश है, इमैनुअल मैक्रोन के साथ मिलकर ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने आईएसए का प्रस्ताव रखा था और उसको फिर कंप्लीटली इंप्लीमेंट करते हुए वन ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जो सोलर एनर्जी से रिलेटेड काम करती है। हेडक्वार्टर आपको बताने हैं, ठीक है। अब चलिए यहां पर बात कर लेते हैं इस आर्टिकल के बारे में। देखिए दे आर सेट टू मेक मेजर अनाउंसमेंट्स इन द एरियाज ऑफ किस किस बारे में, डिफेंस, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉल, इन सब चीजों से रिलेटेड है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात करेंगे पीएम मोदी इस बार, ठीक है, नेक्स्ट वीक में प्लान हो रही है। और एआई एक ऐसी चीज है जो ऑलरेडी बहुत लोगों को इम्पैक्ट कर रही है, उसके साथ बहुत सारे कंसर्न्स एसोसिएटेड है। तो वी आर बैकिंग ऑन अ नेशन जहां पर हमारे जो रिलेशंस हैं वो स्मूदर साइड पर हैं, जो कंफर्टेबल साइड पर हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर डिफेंस, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी इश्यूज कोर रहेंगे आपकी डिस्कशन का। दोनों देशों के बीच में क्या होना है, देखिए अभी आप क्या कर रहे हैं, आपको बस पता होना चाहिए कि फ्रांस एज सच है कहाँ पर। एक बार अपने एटलस उठा के आज गूगल अपने एटलस पर इसको मार्क कर लेना, आसपास की बॉडीज देख लेना, वाटर बॉडी वगैरह, ठीक है। अब जब नेक्स्ट वीक ये समिट होगी या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो गए तब हम इसको फॉलो अप कर पाएंगे कि क्या एडवांसमेंट्स हुई हैं दोनों रिलेशंस के बीच में, राइट। यहाँ पर देखिए इस चीज के अंदर बात की जा रही है कि 10 से 11 बिलियन की डील जो है वर्थवाइल हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पर बातचीत हो सके। मोरओवर जो हमारा कल भी हमने डिस्कस किया था, इंडिया, मिडल ईस्ट और यूरोप का जो इकोनॉमिक कॉरिडोर सेटअप करना है उसकी एडवांसमेंट से रिलेटेड भी बातचीत होनी है, ठीक है, कि उसको किस तरीके से पेपर से उसको प्रैक्टिकल में लेकर आए, किस तरीके से उसको जल्द से जल्द जो है स्टार्ट किया जा सके। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल आपको इसी एस्पेक्ट से पढ़ना है कि क्या चीजें कैसे रहने वाली हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर पहली बार ये जब से आपकी पीएम शेख हसीना दैट इज बांग्लादेश की वो देश छोड़कर आई हैं, वहां पर नई सरकार की टेक ओवर किया है, उसके बाद पहली बार हमारी तरफ से बीएसएफ और बांग्लादेश की तरफ से जो गार्डिंग फोर्सेस है उनकी मीट हुई है ऑफिशियल। रीजन ये है कि पिछले काफी महीनों से जब से ये पूरा टर्मोइल हुआ है, बीएसएफ के बहुत सारे जो हमारे मिलिट्री मैन हैं उनके ऊपर अटैक्स हुए हैं, इंजरीज हुई हैं, बहुत ज्यादा दिक्कत आई है। तो इसीलिए ये मीटिंग रखी गई है कि अटैक्स ऑन पर्सनल से रिलेटेड जो है वो फोकस किया जा सके कि जो मिलिट्री ग्रुप आ रहा है या जो इंसर्जेंसी हो रही है उस चीज को किस तरीके से केटर करना है, कैसे कंट्रोल करना है। दोनों देशों ने टेबल पर बैठकर इस सारी चीजों से रिलेटेड बात की है, ठीक है। बीएसएफ हो सकता है इससे रिलेटेड बातचीत ये जो है इलीगल एंट्री जो है बांग्लादेशीज की
उससे रिलेटेड भी बातचीत होनी बाकी है, बिकॉज बीएसएफ ने ये बताया था कि 3000 के आसपास बांग्लादेशी नेशनल्स इलीगली एंटर करते हुए पाए गए हैं। देखिए यही एक कारण है कि भारत जो यूएस से इलीगली माइग्रेंट डिपोर्ट हो रहे हैं, देखिए आपको बुरा लग रहा है क्योंकि वो आपके नेशनल्स हैं, राइट, हमें बुरा लग रहा है क्योंकि वो इंडियन नेशनल्स हैं, बट इन आईज ऑफ यूएसए दे आर इलीगल माइग्रेंट्स। सेम यहाँ पर जैसे हमारे साथ हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो बांग्लादेश से, म्यांमार से लोग इलीगली आ रहे हैं, हम उनको अपने देश का असेट नहीं मान सकते हैं। वी आर नॉट दैट मच कंफर्टेबल टू एक्सेप्ट देम, ठीक है। इसीलिए हम भी चाहते हैं कि उन लोगों को उनके देश भेजा जाए ताकि हमारे रिसोर्सेज हमारे रह सके। सिमिलर मैनर में अमेरिका जब ये चीज कर रहा है तो आज के न्यूज़पेपर में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इंडिया इस चीज को इसीलिए सपोर्ट कर रहा है, जो आपकी फ्रंट पेज की न्यूज है, ठीक है। इसके पीछे कारण यही है क्योंकि भारत चाहता है कि H1B वीजा के चलते या आपके टूरिस्ट वीजा के चलते या आपके स्टडी वीजा के चलते जो लोग लीगली यूएसए में जा रहे हैं, उस रिलेशनशिप पर कोई भी हैम्परिंग ना हो, वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं उस आर्टिकल को भी। यहां से जो चीजें हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी, आई गेस। इट इज जस्ट अ मीटअप जो दोनों देशों के बीच में हुआ है ताकि चीजों को नॉर्मलाइज किया जा सके। लेट्स टेक अ लुक एट दिस न्यूज। यहां पर जो बातचीत हुई है, गवर्नमेंट ने जो रजिस्टर किए हैं कंसर्न्स, उसमें इन्होंने बताया है दैट वी आर सपोर्टिंग दिस। टच में है हम यूएस के साथ। कंसर्न्स डेफिनेटली हैं क्योंकि नंबर बहुत ज्यादा है, ठीक है। जो ऑफिशियल नंबर है वो 7 लाख के आसपास है जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग पाए गए हैं। उनमें से 18,000 प्रोबेबल है कि वो लोग डिपोर्ट हो जाएंगे, ठीक है, जिनका नंबर आ रहा है। तो अभी सिर्फ 100 आए हैं, उसके बाद देश में इतना तनाव का माहौल बन गया है, तो 18,000 वापस आएंगे तो चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक टर्न ले सकती हैं, फॉर श्योर ले सकती हैं। बट कंट्री इज सेइंग कि क्योंकि हम ग्लोबल लेवल पर ये चीज इनिशिएट नहीं कर सकते हैं कि हम इलीगल माइग्रेशन को सपोर्ट करते हैं, या फिर क्योंकि हमारे रिलेशंस बहुत कॉम्प्लेक्स्ड तरीके से हैं, बहुत सारे इश्यूज हैं, ट्रेड का है, देन उसके बाद हमारे खुद के बाकी वीजाज हैं, H1B वीजा वाले लोग गए हुए हैं, टूरिस्ट वीजा पे लोग जाते आए हैं, स्टडी वीजा के लिए लोग जाते हैं, ठीक है। तो वो जो लोग लीगली जा रहे हैं उनकी भी लाइफस्टाइल हैम्पर हो सकती है, उन वीजाज के ऊपर भी आपकी रोक लग सकती है, चीजें वहां पर भी प्रॉब्लमेटिक टर्न ले सकती हैं अगर इस एक्टिविटी को सपोर्ट ना किया गया। यही सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। और जहां तक बात हो रही है कि मिलिट्री प्लेन्स की, तो ये उनका स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर है जो वो सभी देशों के साथ कर रहे हैं। इसमें पर्टिकुलरली इंडिया उतना ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर पा रहा है, ठीक है जी। तो दैट इज हाउ इसके अंदर पूरा का पूरा यही चीज लिखी गई है। अब यहाँ पर आप इस आर्टिकल को एक बार उस तरीके से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारी न्यूज निकल कर आ रही है, दैट इज फ्रॉम हियर अगेन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हमारा केस चल रहा है तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बारे में, उसके ऊपर थोड़ी सी एडवांसमेंट हमें देखने को मिली है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि क्या तमिलनाडु के गवर्नर ने वो 10 बिल प्रेसिडेंट को इसीलिए अवॉइड किए, रेफर किए ताकि वो अपनी एक्सेंट देने से बच जाएं। देखिए आपको पता है कि जब भी एक गवर्नर के पास केस जाता है, बिल जाता है, हमने ये चीज कल भी डिस्कस की थी, that whenever a bill in state legislative assembly is passed by the house, लेजिस्लेटिव असेंबली ने जब उसे पास कर दिया तो नेचुरली उसे किसके पास जाना पड़ता है, गवर्नर के पास। नाउ गवर्नर हैज 4 ऑप्शंस विद हिम। सबसे पहला वो हाँ कर दे, दूसरा वो ना कर दे, तीसरा वो वापस भेज दे कि एक बार कंसीडर कर सकते हैं, अपने साथ विद होल्ड करके रखे, ठीक है। और इसमें जो 5वां एडिशन है वो ये कि वो अपना फैसला प्रेसिडेंट को रेफर कर सकता है। तो अब यहां पर ये हुआ है कि इन्होंने पहले अपने पास विद होल्ड करके रखा या वापस भेजा, जो वापस भी भेजा है उसके लिए भी इन्होंने आगे फिर प्रेसिडेंट को भेज दिया। तो पूरा लेजिस्लेटिव प्रोसेस आपका क्या हो गया, हैम्पर हो गया। इसी की वजह से जो फंक्शनिंग है वो दिक्कत में आई है। एंड दैट इज व्हाई बेंच ने कहा कि अगर ऐसा है तो प्रेसिडेंट जो है वो प्रोसीजर को सरकमवेंट कर रहे हैं, जो आर्टिकल 200 के अंदर प्रेसिडेंट गवर्नर को जो चीजें दी गई हैं, पावर्स दिए गए हैं, वो उसका मिसयूज कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ थिंग, ठीक है। एंड मोर ओवर वो लेजिस्लेचर का काम रोके बैठे हैं पिछले 3 साल से, तो ये कहीं ना कहीं वहां की डेमोक्रेसी के साथ न्याय नहीं है। क्योंकि देखिए गवर्नर जो आपका है वो आपका एक तरीके से नॉमिनेटेड हेड है, ही इज नॉट एन इलेक्टेड हेड बाय द पीपल ऑफ द स्टेट,
ठीक है, गवर्नर को आपके लोगों ने चुन के नहीं भेजा है, उसे सेंटर ने अपॉइंट किया है। ऑन दी अदर हैंड जो स्टेट की गवर्नमेंट है उसे लोगों ने चुन के भेजा है। तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है, गवर्नर के पास नहीं। और जस्ट बिकॉज गवर्नर साइन नहीं कर पा रहा है, कर नहीं रहा है, इसीलिए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो भी कुछ हो रहा है वो आगे फंक्शन अप नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये उन लोगों के साथ जस्टिस नहीं है जिन्होंने वोट किया था ये सोच के कि हमारी चीजों के लिए बदलाव होगा, हमारे राइट्स का ध्यान रखा जाएगा, हमारे लिए नई पॉलिसी फॉर्मुलेशंस होंगी। क्लियर है? So you can take it somewhere to the democratic part also, you can take it somewhere on the misuse of the power of governors also। तो ये एक ऐसा इशू क्रिएट हो चुका है अब जो मेंस में भी पूछा जाएगा और यहाँ से आप प्रीलिम्स में भी बड़े इजीली आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से गवर्नर के आसपास से यूपीएससी फॉर श्योर पूछने वाला है आपसे। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं आपको डेली बोल रही हूं कि आप इस टॉपिक को प्रिसाइजली गवर्नर के आर्टिकल्स, पावर्स, आर्टिकल 200 जो हमने कल भी डिस्कस किया उसको बहुत ही ध्यान से क्लोजली मॉनिटर करते हुए देख के चले, बिकॉज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है जी, उसके बाद देखिए हमें पता है सैटरडे एडिशन के अंदर हमारे पास 4 ग्राउंड जीरो रिपोर्ट आती है। सबसे पहली जो आज आई है दैट इज रिलेटेड टू योर ऑलिव रिडले टर्टल्स। थोड़ा सा एक ब्रीफिंग दे देती हूं मैं आपको। ऑलिव रिडले टर्टल्स ओमनीवोरस हैं, ठीक है, ये जो मेजरली हमारा ईस्टर्न साइड ऑफ भारत के ईस्ट कोस्ट पे यानी ओडिशा के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर और कुछ हद तक तमिलनाडु, ओडिशा की गहीरमथा पोस्ट जो है वो पूरी दुनिया के अंदर इनकी सबसे बड़ी लार्जेस्ट रुकरी है। रुकरी का मतलब जहां पर आकर ये अपने एग्स ले करते हैं। ठीक है, अराबाड़ा उसको बोला जाता है जब ये मास नेस्टिंग सीजन के लिए बहुत हजारों की लाखों की तादाद में हर साल आके ऑलिव रिडले टर्टल्स गहीरमथा, ऋषिकुल्या कोस्ट यहाँ पर आकर अपने एग्स को ले करते हैं और ये हर साल होता है इंडिया के अंदर। वैसे ये पैसिफिक में भी पाए जाते हैं, इंडियन ओशन में भी यहाँ से यहाँ ट्रेवल करते हैं, छोटे साइज के होते हैं। ठीक है, और क्योंकि इनके जो हम्प है उसका कलर ऑलिव है इसीलिए इनको ऑलिव रिडले टर्टल्स भी कहा जाता है। ठीक है, वहीं से नेम डराइव हुआ है। नाउ व्हाट इज द न्यूज? न्यूज ये है कि इस बार इनकी जो डेथ है वो अनएक्सपेक्टेड मानी गई है। मतलब जितना हम एक्सपेक्ट करते थे कि ऑन एन एवरेज जितनी नॉर्मल डेड होती थी उससे ज्यादा इस बार देखे गए हैं टर्टल्स इन द सैंड। ठीक है, मतलब आपके क्योंकि ये लोग जब इनकी डेथ हो जाती है तो जैसा इस पिक्चर में दिखाया गया है आस पास में ही शोर के पास ही गड्ढा खोद के उसके अंदर इनको दफना दिया जाता है। लेकिन इस बार ये बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है। जब प्रोब की गई तो सामने आया कि बहुत सारे ऐसे नेट्स वगैरह यूज हो रहे हैं आपके। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ से समझ में आ जाएगा प्राइमरी थ्रेट्स जो हैं वो बॉटम ट्रॉलिंग और आपके वाइड स्प्रेड फिशिंग गियर हैं जिनको गिल नेट्स बोलते हैं। फिशिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से ट्रॉल बोट शुड ऑपरेट बियॉन्ड 5 नॉटिकल माइल्स। बट इस बार ऐसा देखा गया है कि जो फिशरमैन हैं वो ज्यादा इस चीज को कंट्रोल नहीं किया है उन्होंने। इनफैक्ट दे हैव टेकन अप द थिंग्स कि वो उसको उतना ज्यादा फेवरेबल मैनर में नहीं लेके गए हैं। इसी की वजह से जो ऑलिव रिडले हैं आपके वो इस बार उनकी डेथ जो है वो नंबर ज्यादा है। देखिए, एक ऐसा टर्टल है जो आपके यहीं पर आकर अपनी एग्स ले कर रहा है, मतलब यहीं से पॉपुलेशन बढ़ रही है और यहाँ से अगर आपकी पॉपुलेशन के ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, मेरीन इंडस्ट्री के ऊपर जो है काफ़ी इसकी डिमांड भी रहती है लोकल कंजप्शन में। ठीक है, तो वहाँ पर हर साल बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं बट शायद कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं वो सही नहीं गई हैं, इसीलिए नंबर ऑफ डेथ्स ज़्यादा है। ठीक है, तो ये अपने आप में केस स्टडी बन जाएगी, आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। प्रीलिम्स में इसका एंडेंजर्ड है, वेलनरेबल है, किस कैटेगरी में है वो पूछ लिया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए IUCN स्टेटस में दे आर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर है ये आपके। ठीक है, साइट्स के अंदर शेड्यूल 1 में है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के शेड्यूल 1 में है, ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद ओमनीवोरस है, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को फीड करते हैं। कौन सी कोस्ट पर प्रिसाइजली मिलते हैं? तो ऋषिकुल्या है, आपकी गहीरमथा है, यहाँ पर ये ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, ईस्टर्न कोस्ट पे मिलते हैं बेसिकली इंडिया की, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। यहाँ से यूपीएससी ऑलिव रिडले से पहले क्वेश्चन पूछ चुका है, वन ऑफ द मेजर इवेंट्स है ये हर साल का, इसीलिए आज इस ग्राउंड जीरो को थोड़ा सा टाइम निकाल के अच्छे से बैठ के पढ़ लीजिएगा, चीजें जो है आपको बहुत प्यार से समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट
जो हमारा इंपॉर्टेंट है आज का, दैट इज पोक्सो से रिलेटेड एक केस स्टडी यहाँ पर दी गई है, जिसके साथ इस आर्टिकल को शुरू किया गया है। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूजेस से रिलेटेड ये आर्टिकल है। पोक्सो जो आपका है 2013 के अंदर आया था, जिसके अंदर मेजर ये काम होता है कि जो चिल्ड्रन के केसेस हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस के, उनके खिलाफ उनको कैसे केटर करना है। बिकॉज जो पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम है, मतलब जो डिप्रेशन होता है बच्चे को बाद में, वो बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है ना। उस चीज़ से आउट रिकवर करना ही बहुत टफ है, और इस चीज़ का अंदाज़ा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। जो पहली ही केस स्टडी दी गई है, दैट इज़ अ 13-year-old गर्ल व्हेन शी कम्स आउट ऑफ अ क्लास ऑफ सेफ एंड अनसेफ टच विच वॉज टॉट इन हर स्कूल। तो उसने अपनी फ्रेंड को बताया दैट आई एम नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल बाय माई फादर दीज डेज, राइट। तो जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो पता लगता है शी वॉज मेड प्रेग्नेंट बाय हर ओन फादर एंड हर सिस्टर ऑल्सो वॉज ऑल्सो अब्यूज्ड बाय देयर ओन फादर। सो दैट इज हाउ द इंटेंसिटी ऑफ द क्राइम इज देयर, दैट प्रोटेक्शन लेवल कहाँ तक के जाके रुक रहा है और किस तरीके के केसेस यहाँ पर हो रहे हैं। एंड मोर ओवर प्रेगनेंसी डिड क्रॉस्ड द स्टेज ऑफ MTP, प्री मेडिकल टर्मिनेशन नहीं हो सकता था, तो शी हैड टू कैरी ऑन, ऑल राइट। तो ऐसे मामले में क्या चीज़ें होती हैं ये आपको यहाँ पर पता लग जाएगा। देखिए, इस तरीके से जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के चलते जो गर्ल्स जो हैं वो मदर बनती हैं, उनके बच्चों को शिशु घर में भेजा जाता है, ऑल राइट। 3 महीने के बाद फिर से उन्हें कंसल्ट किया जाता है कि क्या वो बेबी के साथ जो है उसको रखना चाहती है, अडॉप्ट कर, मतलब उसके साथ कंटिन्यू करना चाहती हैं, और शी वांट टू गिव इट फॉर अडॉप्शन। अगर मदर रेडी नहीं है, यानी कि वो जो खुद बच्ची है, अगर वो नहीं भी रेडी है, तो बच्चे को जो है वो एडॉप्शन केयर के लिए डाल दिया जाता है, बच्चे को एडॉप्शन सेंटर्स में भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके के इंसिडेंट्स देखिए, अगर एक 13 साल की बच्ची ऐसा हो रहा है उसके साथ, तो लेटर ऑन स्टेजेस पे जाके जब वो बड़ी हो रही है, इस पूरे इंसिडेंट को बार बार रिकवर करना या उसके स्ट्रेस से खुद को आउटलाइन करना बहुत टफ हो जा रहा है, ठीक है। इसी चीज़ के बारे में ये पूरी केस स्टडी घूम रही है। ये देखिए, आपके पास एथिक्स की केस स्टडी तो फॉर श्योर यहाँ से बन के आ रही है कि किस तरीके से चीज़ें से आप, अगर आपको किसी भी स्टेज में डाल दिया जा सकता है। ये पूरी केस स्टडी देने के बाद आपको इसकी पुलिस इंस्पेक्टर के रूप में या हेल्थ ऑफिशियल के रूप में या फिर स्कूल की टीचर होने के नाते आपसे पूछा जा सकता है कि आपका मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा, किस तरीके से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो आप हर सिचुएशन में अपने आप को एक बार देख ले, एक बार समझ ले सिचुएशंस को कि किस तरीके से चीज़ें हो सकती हैं। नाउ नेक्स्ट, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए फैक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, तो देखिए यहाँ पर सिवियरिटी ऑफ पॉक्सो जहाँ लिखा है उसके नीचे सारे के सारे फैक्ट्स हैं कि कितने नंबर ऑफ केसेस हर साल रजिस्टर होते हैं, कितने नंबर ऑफ चीज़ें हैं जो आ रही हैं। एक जस्ट अ सेकेंड, आई जूम इट आउट फॉर यू गाइस। यहाँ पर हमारे पास चीज़ें आई हुई हैं अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स ऑब्टेन्ड, yes, here it is. According to the statistics obtained from the State Commission of Protection of Child Rights, आंध्र प्रदेश के अंदर 975 केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं। वुमेन एंड चाइल्ड फेयर डेवलपमेंट ने कहा है कि 2023 में कम से कम भी 1173 केसेस हैं जो पोक्सो के अंदर बुक किए गए हैं, ठीक है। 2022 में 1957 और इस तरीके से। और डाटा ये भी रिवील करता है कि जो कन्विक्शन के चार्जेस हैं वो बहुत कम है, ठीक है। मतलब अगर केसेस 1000 में है तो सिर्फ 29 लोगों को या 26 लोग हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं, जो केसेस कोर्ट में गए हैं। फिर बाकी सब कहाँ जाते हैं? इसके अंदर स्टडी के अंदर ये पाया गया कि मेजर केसेस के अंदर जो पेरेंट्स हैं वो सेटलमेंट कर लेते हैं, आउटर सेटलमेंट कर लेते हैं। वो ज़्यादातर केस के अंदर कोर्ट कचहरी में बच्चे को लेके जाना ही नहीं चाहते। एंड मोर ओवर अगर गर्ल्स का मामला है तो उस केस में वो ज़्यादातर फोर्स करते हैं कि वो शादी करवा दे उसी पर्सन के साथ जिसने अब्यूज़ किया है, ताकि वहाँ पर जो है वो पूरा का पूरा चार्ज ही आउटशाइन कर जाए, ठीक है। वो मतलब ख़त्म ही हो जाए एक तरीके से, समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये ग्राउंड लेवल पर प्रॉब्लम्स हैं जो पोक्सो के अंदर देखी गई हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिकली चाइल्ड सेक्सुअल उससे है। और आंध्रा की केस स्टडी है तो वहाँ की एक स्कीम बताई गई है, दैट इज़ सखी वन स्टॉप सेंटर, जो एक मात्र एक छत के नीचे डॉक्टर, मेडिकल, पुलिस सब रेप विक्टिम के लिए, वुमेन अब्यूजिव के लिए, चाइल्ड के लिए, ताकि सभी एक ही जगह पर बैठकर उनसे बातचीत हो सके, वहीं पर सब लोग कोऑर्डिनेट करके उनकी हेल्प कर सके, रादर देन कि उन्हें जगह जगह जाना पड़े, कहीं से मेडिकल करा रहे हैं, कहीं पर पुलिस से बात कर रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें ना हो, एक ही छत के नीचे हर तरीके की सुख सुविधा मिल सके,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर आपको पूरा का पूरा ये जो आर्टिकल है यहाँ पर, यहाँ से जो चीज शुरू हो रही है दैट इज पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बेसिकली ग्राउंड जीरो जब भी आता है तो वो किसी भी जगह के बारे में, किसी एक स्टेट के अंदर केस स्टडी को लेके स्टार्ट होता है और फिर वहां के लोगों की बातचीत उसके अंदर शामिल होती है। वहां से आपको इंप्लाई करना होता है कि कैसे चीजें पॉजिटिव, मतलब आप अपने लिए क्या निकाल सकते हो। तो ये जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, यहाँ से ये एक ही पॉइंट निकल के आ रहा है कि इतना ज्यादा होता है कि बच्चा जो है उसके बारे में बात करने में कंफर्टेबल नहीं होता है, या फिर वो महीनों तक डिप्रेशन में चला जाता है। उनकी काउंसलिंग सेशंस होते हैं, हेल्थ ओरिएंटेशन होती है। अगर 6 महीने तक भी कोई रिवर्ट नहीं होता है या पॉजिटिव फीडबैक नहीं दिखता है, तब जो है वो मेडिकेशन का सहारा लिया जाता है ताकि उनको उस स्टेट से बाहर निकाला जा सके। ठीक है, तो ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपको बताई गई हैं। वो प्रोसेस पूरा डिस्कस हुआ है कि किस तरीके से जो वाउंड्स जो हैं, ब्रोकन चाइल्डहुड के जो वाउंड्स हैं, उनको कैसे हील किया जाता है। इज द हेडिंग ऑफ दिस आर्टिकल, दैट इज हीलिंग द वाउंड्स ऑफ अ ब्रोकन चाइल्डहुड। क्योंकि देखिए बचपन के जो आपके घाव होते हैं, कहते हैं वो सबसे गहरे होते हैं और उनको आप चाहे भी तो दूर दूर की दृष्टि में भी आप उनको बहुत टफ हो जाता है आपके लिए इरेज कर पाना, है ना। उसी से रिलेटेड ये पूरा आर्टिकल है, एक बार आपको अच्छे से इसको लुकआउट कर लेना है। नाउ सी नेक्स्ट, आईओसी, आईसीसी ने कंडमेन किया है सैंक्शंस के जो डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए हैं, जो मैंने आपसे पहले पेज पे भी, हमने फ्रंट पेज पे भी डिस्कस किया है। आईसीसी ने सीधा कहा है कि आप जो भी कर रहे हैं वो गलत है, वो एम्बिट में नहीं है, ठीक है। जस्ट बिकॉज आप क्योंकि एंड दे आर सेइंग दैट वी प्लेज टू वर्क, ठीक है, क्रिमिनल जस्टिस एज अ होल। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट ने भी कहा है कि ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ें जो है फेवर में नहीं जाएंगी, ये एक नेगेटिव मैसेज पोर्ट्रे कर रही हैं वर्ल्ड वाइड। ऑलराइट, दूसरी तरफ यहाँ पर जो कल हमने न्यूज़ पढ़ी, बांग्लादेश के अंदर जो शेख हसीना ने के जो फादर हैं मुजीबुर रहमान साहब, उनके हाउस पर जो वेंडलिज्म के चार्जेस और वो हुआ है, उसमें जो इस टाइम पे वहाँ पर पीएम है, सॉरी, यूनिस, जो नोबेल लॉरेट हैं आपके, दैट इज मोहम्मद यूनिस, उन्होंने बोला है दैट वी विल लुक इनटू द मैटर और जो भी चार्जेस होंगे उसके तहत वहाँ पर कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। और एक और न्यूज़ ये भी आई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्लियरली बोल दिया है कि आपकी पीएम शेख हसीना ने दिल्ली से जो भी कुछ बोला वो उन्होंने अपने पर्सनल इंटेंट में बोला, इंडिया का उसमें कोई रोल नहीं है, ना ही वो इंडिया का स्टैंड है, ना ही वो इंडिया का स्टांस है। Right, so she was on her personal behalf, whatever she was saying, whatever things she said on the internet, it was on in her own personal capacity, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों चीजें ये यहाँ पर जुड़ गई। उसके बाद देखिए एक ये रिवर की न्यूज आई है आपके लिए, सरांडी स्ट्रीम है जो बेसिकली ब्यूनोस एरिस अर्जेंटीना के पास है। यहाँ पर माना जा रहा है कि इसकी जो पॉल्यूशन लेवल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पर हार्मफुल केमिकल की इंडस्ट्रीज हैं आसपास और उसी की वजह से पूरा का पूरा कलर, इट इज़ लाइक रेड ब्लड, ठीक है, कि एक ऐसी रिवर जिसमें से ब्लड पास कर रहा है, वो इमेज आई है। एक बार आप इसकी लोकेशन चेक कर सकते हैं, ठीक है। नाउ दिस वन इज द इम्पॉर्टेंट न्यूज़, पनामा ने चाइना को मना कर दिया है बीआरआई के कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करने से और इसकी वजह से चाइना जो है वो लैश कर रहा है यूएसए के ऊपर। सी ये चीज़ हम बहुत दिनों से देख रहे हैं, एक बार झट से रिवाइज कर लेते हैं। पनामा जो आपका है दैट इज अ सिंपल एरिया है जो आपके नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों ही मेजर कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से काफ़ी ट्रेड होकर गुजरता है, बिकॉज जो एरिया है वो पनामा को अथॉरिटी को जो दिया गया था वो यूएसए ने हैंड ओवर कर दिया था 1999 के बाद, ठीक है। अब जब से ट्रम्प पावर में आए हैं उससे पहले से ही उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि इस एरिया के अंदर चाइनीज इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। हमने कुछ दिन पहले भी आर्टिकल में डिस्कस किया था कि मेजरली जो कंपनी वहाँ पर टेक ओवर कर रही है पूरी सिक्योरिटी और उस सबको, दैट इज़ अ हांगकांग बेस्ड कंपनी जो आपके पोर्ट्स हैं उनको टेक ओवर करती है, ठीक है जी। तो ये अटलांटिक साइड और पैसिफिक साइड दो पोर्ट के नाम भी मैंने आपको बताए थे, ऑलराइट, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं। अब इसके अंदर एडवांसमेंट ये हुआ है क्योंकि हांगकांग जो है वो चाइना का ही लिम्ब है, तो इनडायरेक्टली चाइना का ही वहाँ पर दबदबा ज़्यादा है। अब क्योंकि आपके ट्रम्प जो है वो बार बार सैंक्शंस की और लीज की बात कर रहे हैं कि मैं वापस ले लूँगा इस तरीके से, इस चीज़ को कोरिजन का नाम देते हुए चाइना कह रहा है बिकॉज पनामा ने रिन्यू करने से मना कर दिया है की एग्रीमेंट जो बीआरआई के अंडर है।
चाइना की जो स्कीम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसमें वो वर्ल्ड वाइड बेल्ट या फिर जो आपकी रोड है या फिर सी रूट के थ्रू कनेक्टिविटी चाह रहा है वर्ल्ड वाइड, उस चीज़ के सिग्नेचर करने से मना कर दिया है पनामा ने। और उसके पीछे जो रीज़न माना जा रहा है दैट इज़ दी सो कॉल्ड थ्रेट्स और दी स्टेप्स टेकन बाय यूएसए, जो सीधा सीधा बोला जा रहा है। इसी चीज़ को आपके चाइना ने कोरेजन का नाम दिया है, ठीक है। उन्होंने कहा है दैट वी आर अपोजिंग द यूएस स्मीयरिंग एंड अंडरमाइनिंग द बेल्ट एंड रोड थ्रू मीन्स ऑफ प्रेशर एंड कोरोजन, कि जो यूएसए कर रहा है वो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ये कोरेसिव वर्ल्ड पॉलिटिक्स है जिसके अंदर वो उतर चुका है एंड इट इज़ नॉट फेवरेबल, ठीक है। तो अब इसके आगे क्या होने वाला है या किस तरीके से चीज़ें टर्न लेंगी वो तो टाइम पर ही पता लगेगा, ऑलराइट। लेकिन यस, कुछ ना कुछ एडवांसमेंट्स डेली हो रही हैं इस एस्पेक्ट में, वो चीज़ आपको देखने लायक रहेगी, ऑलराइट। अगर आप पूरा घूम फिर के देखो तो डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आने के बाद जनवरी 20 को ओथ ली है उन्होंने। लगभग 10-15 दिन का टाइम गया है, लेकिन जो चीज़ें हुई हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, चाहे इमिग्रेशन वाला इशू हो, बर्थ राइट सिटीजनशिप वाला इशू हो, पेरिस क्लाइमेट चेंज हो, आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से बैकआउट करना हो, आईसीसी के साथ सैंक्शंस लगाना हो, ईरान के साथ मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी हो, ट्रेड वॉर का ऑनसेट होना हो। देयर आर एन नंबर ऑफ इशूज दैट हैव इमर्ज्ड आउट, ऑलराइट, जो हर दिन डिस्कस हो रहे हैं। तो देयर इज अ लॉट दैट इज गोइंग ऑन, ये मैं हर दिन बोल रही हूँ आपको, बट आपके लिए ज़रूरी है कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहें, तभी आप इनके फॉलोअप्स को अच्छे से कैरी आउट कर पाएंगे। तभी आप एक इशू को, जैसे अभी तमिलनाडु वाला इशू चल रहा है, उसको शुरू से लेकर एंड तक जब तक हम उसे कवर करते रहेंगे तभी हमें समझ में आएगा कि कैसे कहाँ पर वाइंड अप हुई है चीज़, ऑलराइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। एंड येस, कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर जरूर बताइएगा कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है। थैंक यू वेरी मच, स्टे ट्यून्ड टू द्रोणाचार्य IAS।